नमस्ते सभी सभी को। आज के इस स्त्री रोग भाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है, चलिए आज जैसे आप सभी की रिक्वेस्ट थी उसी के अनुसार आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी की लेक्चर सीरीज। मेल इनफर्टिलिटी ये अलग नजर से देखी जाती है। हमेशा से हम लोग महिलाओं की इनफर्टिलिटी को लेकर या जब किसी कपल को बच्चा नहीं होता है तो हम लोग ज्यादा तरीके से देखते हैं कि पीसीओडी है या महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल करेक्ट करे और बाकी सभी भी काफी सारे जो भी रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसमें हम महिलाओं के बारे में ज्यादा डिस्कस कर। हालांकि ये दोनों के ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से या दोनों के ही संयोग से ही होता है। तो महिलाओं में थोड़ी सी ज्यादा समस्या देखी जाती है क्योंकि में जैसे हम लोग अभी अभी डिस्कस कर रहे थे टॉर्च को लेकर, गर्भाशय, ऋतु, क्षेत्र, बीज। पुरुषों की बात आती है तो पुरुषों का सपोर्ट एक बीज तक ही थोड़ा सा लिमिट रहता है। बाकी सभी जो है ऋतु, क्षेत्र, बीज, अंबु, इन सभी मतलब तीनों फैक्टर्स, चारों फैक्टर्स की ज्यादा जिम्मेदारी तो महिला पर होती है। इसीलिए शायद इनफर्टिलिटी की बात आती है तो महिलाओं को ज्यादा सोचा जाता है, देखा जाता है। बट आज के सत्र में हम लोग देखने वाले हैं कि पुरुषों में क्या समस्या होती है जिनके कारण की इनफर्टिलिटी हो सकती है। इस पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कॉज देखेंगे तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या लेट इजैकुलेशन। हम पता है कि एक प्रॉपर संयोग के लिए, पति पत्नी का मिलाप होने के लिए किस प्रकार से दोनों की भूमिका अहम होती है इसमें। जैसे कि जो इरेक्ट होता है, अगर सही तरीके से इरेक्शन होकर जो वीर्य है वो अगर वहां पर संयोग के लिए एक उचित समय पर मिल पाए तो आगे फर्टिलाइजेशन की क्रिया या आगे जो स्पर्म है वो सही समय पर सही दिशा से गति करते हुए गर्भाशय में जाकर गर्भ की कर पाते हैं। बट अगर ये नहीं हो पा रहा है, कुछ इसमें समस्या आ रही है, यानी जिस समय पर इरेक्शन होना चाहिए उस समय पर नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, तो लाइक या फिर जल्दी हो जा रहा है, तो इसके साथ कई तनावपूर्ण मौके आ सकते हैं। जैसे कि फैमिली रिलेशंस है, पर्सनल रिलेशन को लेकर भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस समस्या को आयुर्वेद के नजरिए से देखेंगे तो आयुर्वेद इसमें तो वाजीकरण चिकित्सा ही बताता है, यानी हमें शुक्र धातु बलवान करना है। वाजी यानी घोड़ा, अश्व, अश्व के समान एक प्रकार से। अभी अश्व की उपमा दी है बट काफी बाकी प्राणियों की भी उपमा आयुर्वेद में दी है, जैसे चटक प्राणी है, इनके समान, यानी इनमें इतनी अच्छी क्षमता है, ताकत है, धातु का बल अच्छा है। तो इसी के समान पौरुषत्व प्राप्ति के लिए जो चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है उसको वाजी नाम से जाना जाता है। तो ये वाजीकरण चिकित्सा ही इस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मुख्य आधार माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल में बताती हूँ। पहले एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली किस कारणों से, या इसका जो थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है क्या है, इसको हम लोग समझेंगे और फिर आगे जैसे इसमें अलग अलग प्रकार के जो ये बताए गए हैं, फॉर्मुलेशंस बताए गए हैं, या किस प्रकार से इसको देखना। आयुर्वेद में ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक मेजर कॉज इम्पोर्टेंसी का, इसको क्लेब भी नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद के आचार्यों ने इसको 5 प्रकारों में बांटा है। वातज, यहाँ पे देखिए वात की विकृति है जो एक प्रकार से हमें पता है वायु नाड़ियों के थ्रू किस प्रकार से शरीर में गति के साथ साथ बाकी भी महत्वपूर्ण भूमिका बजाता है। तो यहाँ पे के क्लेब में पेन होगा, पेनाइल इफ्यूजन होगा और बिल्कुल रेडनेस होगा। पित्तज टाइप के इसमें पित्त की प्रधानता के साथ साथ ये जो होता है, यहाँ पे पेनाइल लेजन्स के साथ साथ कार्बनकल्स बन जाते हैं। कफज में कफदोष के कारण इसमें जो एक साइज होती है ये बढ़ जाती है, डार्क रेडिश कलर, और फिर डिस्चार्ज भी आता है। एंड कहीं ना कहीं लेजेंस या रिंग बन जाते हैं नियर द रूट ऑफ पेनिस। सन्निपातस टाइप के में वात पित्त कफ तीनों का यहाँ पे समावेश होता है। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय बर्निंग सेंसेशन एंड पेन इन ब्लैडर। पेन के साथ साथ सेमिनल है, टेस्टिकल्स है, या फिर इसमें कभी कभी स्लिमी डिस्चार्ज भी होता है। पांचवा प्रकार आचार्य बताते हैं रक्तज क्लेब, जो में यहाँ पे रक्त धातु की विकृति होती है। धातु की विकृति के साथ साथ बर्निंग सेंसेशन है और डिस्चार्ज भी होता है। डिस्चार्ज भी कई प्रकार से, लाइक ब्लैक, ब्लू, रेड, इस प्रकार का ये डिस्चार्ज होता है। तो ये एक जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस प्रकार से, इसमें हमें देखना है कि क्या क्या इसके एक्चुअली, अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का हम थोड़ा सा और इसमें देखेंगे
तो इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, मतलब कारण भी अलग अलग होते हैं, कई सारे कारण। थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी क्योंकि देखिए जब हम लोग जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो केवल औषधियों की योजना करके हमें नहीं चलेगा। थोड़ा सा इसमें जैसे ये अपान का क्षेत्र है, तो इरेक्शन क्या है, दिस इज ये एक रिएक्शन होती है, जो इरेक्शन मसल्स यहाँ पे होती है, ये मसल्स एक प्रकार से इरेक्ट हो जाती है, टाइट बन जाती है। सो ये एक मेजर इशू है सोसाइटी में भी, और कई जैसे कि इन्फेक्शन के केसेस में ये एक मेजर इशू बन जाता है, मेजर हमें कारण लगता है। तो इसमें जैसे प्राइमरी अगर ये देखेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन या का प्राइमरी इंपोर्टेंस जो होता है, तो कभी भी वो इस इरेक्शन को नहीं कर पाता या इंटरकोस्ट की चरम सीमा तक ये पहुंच ही नहीं। सेकेंडरी इंपोर्टेंस में बीच बीच में कभी कभी इरेक्शन नहीं हो पाता है और कभी कभी हो जाता है, तो ऑकेजनल फेल्यूअर को हम लोग कहें सेकेंडरी। और प्राइमरी यानी कभी भी वो इस स्थिति में नहीं आ पाता है, इरेक्शन के पूर्ण स्थिति में नहीं आ पाता, ऐसे में हम लोग उनको कहेंगे प्राइमरी टाइप ऑफ डिसफंक्शन। तो इस प्रकार से ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। थोड़ा मौसी, ये दो प्रकार के प्राइमरी और सेकेंडरी इंपोर्टेंस क्या है इसको मैंने बताया। नेक्स्ट होता है कभी कभी रैपिड इजैकुलेशन। अभी रैपिड इजैकुलेशन वैसे तो एक मतलब डिसफंक्शन की मोस्ट कॉमन समस्या है, जैसे प्री मैच्योर होता है तो इसमें एक प्रकार से मतलब जल्दी हो जाता है, रैपिड यानी फास्ट तरीके से होता है, डिले होना, फास्ट तरीके से होना या समय पर ना होना, ये तीन इसके प्रकार हो गए, प्री मैच्योर, रैपिड एंड डिले टाइप के। ठीक है। सो तो जैसे कि अभी एक्चुअली कई बार ये तो ठीक है, इजैकुलेशन की समस्या तो हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि हर बार इजैकुलेशन की विकृतियों के साथ ही इनफर्टिलिटी जुड़ी होती है। ये तो अलग लेवल पर, यानी इसमें जैसे एक स्ट्रेसफुल या समस्या बन जाती है, स्ट्रेस का फैक्टर हो जाता है, और इसके कारण जो एक प्रकार का ये मिलना चाहिए वो इसमें वो नहीं जा पाते, उस स्थिति में वो नहीं जा पाते, बट ये ही एक कारण है इनफर्टिलिटी का, ऐसा ही नहीं है। तो ये रिटार्डेड इजैकुलेशन करके भी इसमें एक टर्मिनोलॉजी दी गई है, जिसमें इजैकुलेटरी इनकॉम्पिटेंस बताया है। सो अपोजिट मैच्योर। थोड़ा सा टेस्ट मन लगी। इजैकुलेटरी कॉम्पिटेंस ये अपोजिट है प्री मैच्योर इजैकुलेशन से, और ये मतलब ये प्रॉपरली वजाइना के अंदर इजैकुलेट नहीं हो पाता है। तो ये मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट कारण है। एंड ये डिफिकल्टी बहुत ही ज्यादा मतलब समय तक मेंटेन हो जाती, इरेक्शन बहुत ही प्रोलॉन्ग हो, 30 मिनट्स तक रहता है, कभी घंटे तक रहता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज इसमें बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। एंड सो बिल्कुल मतलब एक इतना टाइम पीरियड हो जाता है और फिर भी वो एक अच्छे से इजैकुलेट नहीं हो पाता है, तो ये भी एक कारण बन जाता है इनफर्टिलिटी का। सो बिल्कुल ये इतने सारे इसके वैरायटीज भले ही बताए गए हैं, बट इसके साथ साथ कुछ फिजियोलॉजिकल कारण भी है। जैसे अभी हमने देखा कि वातकोप है, चिंता है, क्रोध है, शोक है। एंड इसमें जो इरेक्शन होना होता है ना, इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और सभी पेनिस के मसल्स, ये इश्यूज है, वेन्स है, इन सभी का एक मिला जुला इफेक्ट ये इरेक्शन में होता है। अगर ब्रेन से यानी जो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम से या नर्व से इम्पल्स नहीं मिल पा रहा है, तो समय पर इजैकुलेशन नहीं होगा। इसमें एक और भी बात है कि पुरुष में, मेल कैंडिडेट में अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम मिल जाती है, तो ये एक प्रकार से कारण होता है। जैसे कि
आमतौर पर एट द एज ऑफ 40 या 40 के बाद में टेस्टोस्टेरोन थोड़ा ग्रेजुअली डिक्लाइन होता है। जैसे महिलाओं में एस्ट्रोजन डिक्लाइन होता है, ऐसे पुरुषों में भी टेस्टोस्टेरोन एक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला जाता है। तो ये इसका भी एक कारण है कि लो टेस्टोस्टेरोन आजकल जैसे शादी लेट होती है, लेट मैरिजेस का प्रचलन है, तो इनमें ये सारी समस्या हो सकती है। जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने भी इसके ऊपर प्रकाश डाला है और उन्होंने भी इसी प्रकार आया है कि किस समय पर इजैकुलेशन को लेकर क्या प्रॉब्लम्स आती है, और ये टेस्टोस्टेरोन या शुक्रज भाव कमी होने के कारण भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है। नेक्स्ट है ओवर एक्सर्शन, फिजिकली भी और मेंटली भी। यानी बहुत समय, लंबे समय तक काम करना और ऑफिस का, घर का जो भी स्ट्रेस फैक्टर, शोक, चिंता, भय, ये सारे भी कारण है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जो भी पार्टनर है उसका अगर ठीक से बनता नहीं है तो इसके कारण भी इजैकुलेशन समय, देखिए ये पूरी क्रिया दोनों के पति पत्नी के सहयोग के साथ एवं भावनाओं के साथ जुड़ी है, तो ऐसे है कि इसमें भावनाओं का बड़ा ही ज्यादा रोल है। तो आप प्रॉपरली पेशेंट को काउंसिल करके दोनों को खुश जैसे हम लोग प्री कंसेप्शन में भी देखते हैं, या कई बार ऐसे बोला कि बच्चा नहीं हो रहा है तो चलो आप घूम कर आओ, स्ट्रेस फ्री हो जाओ वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि ये भी कारण है। बाकी तो ठीक है, हम लोग शुक्र धातु का बल बढ़ा देंगे, घी है हमारे पास, अलग है, दूध है, और कई सारे वृक्षवाजीकरण द्रव्य बताए गए हैं, बट अगर ये भावना ही नहीं है तो उसमें फिर कमी निश्चित रूप से हो जाती है। डिसीजेस है जिसके चलते भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, जिसमें मुख्य रूप से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, हाइपोथायराइडिज्म है, पार्किंस डिसीज है, एनीमिया है, डिप्रेशन, या कुछ लाइक एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो गए। डायबिटीज के केसेस में भी ऐसे हो सकता है, या सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स के थ्रू, या जो भी कुछ अलग लक्षण मिल जाते हैं उसके थ्रू भी ये हो सकता है। कुछ अधिक ज्यादा मात्रा में टोबैको का सेवन करना, अल्कोहल का सेवन करना, ये कहीं इसका कारण बन सकता है। नेक्स्ट है अगर कोई आघातजन्य स्थिति है, ट्रॉमा है पेल्विक रीजन में, तो वो भी इसके साथ हो सकता है। तो बिल्कुल देखिए मतलब अभिघात, फिर किसी भी कारण से अभिघात अगर होता है तो चलिए आगे बढ़ते, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे। तो जैसे इसमें वाजीकरण ही एक हिस्सा है जिसको हम लोग एफ्रोडोसिक बोलते हैं। स्त्री को नेचुरल एफ्रोडोसिक के रूप में माना गया है। तो मुझे लगता है कि जो कपल अगर आपके पास आता है की ट्रीटमेंट लेकर, तो उसमें अगर आपको ये भी मिल जाए, मतलब डिस्फंक्शन भी मिल जाए, तो कहीं ना कहीं आपको महिला को भी काउंसलिंग करनी है और उसको बताना है कि इस क्रिया में आप दोनों का सहभाग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस प्रकार से आपकी भूमिका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अच्छे से बच्चा चाहते हो या अपनी वैवाहिक जीवन को अच्छे और बिताना चाहते हो, तो बिल्कुल इस प्रकार से हमें वाजीकरण चिकित्सा की तरफ चलना है। अभी जो शुक्र सातवां धातु माना गया है, तो इस धातु के लिए सबसे पहले तो पहले से ही सारे धातु, तो इतना मतलब ऐसे बोला जाता है ना कि जैसे दूध के हर बिंदु में गुरुत्व होता है, वैसे शरीर के हर बिंदु में है। शुक्र को हमें केवल एज अ पार्ट ऑफ सीमन नहीं समझना है, तो ये रिप्रोडक्शन लेवल पर भी जाकर काम करता है। इतना उच्चतम धातु, तेज धातु है शरीर का। तो इस तेज को बनाने के लिए आपको आहार रस में भी गुण अच्छे चाहिए, आहार रस से आगे के धातु। तो मुझे ऐसे लगता है भले आपका कॉज कोई भी हो, स्टार्ट विद दीपन, पाचन एंड विरेचन। आप इसमें धातु लेवल पर जाकर सोचिएगा, धात्वाग्नि मानदेय है क्या, शुक्र धातु अच्छे, हमें अच्छा गुण वाला बनाना है। जो शुक्र धातु सार में जिस प्रकार से अच्छे धातु की क्वालिटी बताई गई है ना, सौम्या, सौम्य प्रेक्षिणः इव प्रहर्ष बहुलाहा, जो शुक्र के गुण ओज के समान बताए, उतना अच्छा धातु तो सभी के शरीर में है, लेकिन कुछ शरीर में, कुछ लोगों में ये धातु अत्यंत उत्तम तरीके से मिलती, तो उसी के कारण उसमें सारता यानी उत्तम अंश, बलवानता आती है। तो ऐसा बलवान शुक्र धातु बनाने के लिए हम लोग थोड़ा प्रयास करेंगे। यानी हमें पहले स्टार्ट करना है दीपन पाचन, त्रिकटु चूर्ण, पंचकोल, शुंठी चूर्ण, चित्रकादि वटी, आमपाचक वटी, जो भी आपके पास, इसमें आप रस पाचन, रक्त पाचन भी करें। देखिए हमें नर्वस सिस्टम की तरफ भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यानी इस ऑर्गन्स की तरफ ब्लड सप्लाई अच्छा हो। कहीं ना कहीं जो रक्त प्रसादन का कार्य है, का कार्य, इसमें भी इंप्रूवमेंट लानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इसमें सभी करीब करीब सारे पाचक द्रव्यों का यूज करेंगे। तो आप मुस्ता, परपट ऐसे कॉम्बिनेशन बनाइए जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इन सभी का एक एक कंटेंट आ जाए, या दो दो कंटेंट, मतलब सब कुछ अच्छे से मिलाकर ऐसे आप खुद का एक प्रॉपर करिएगा, पाचन कर लीजिएगा।
ठीक है, नेक्स्ट हम एक स्नेहन से इसमें विरेचन देंगे। मैंने एक बहुत ही अच्छे से कुछ घृतों के बारे, इसमें विदारी कंद घृत है, मैं बताऊंगी आगे कि कुछ केसेस में जैसे किस प्रकार से सुकुमार घृत, इवन दो सुकुमार घृत, हम लोग सुकुमार घृत या कुमार का काढ़ा महिलाओं में बहुत ही पीसीओडी या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में यूज करते हैं। बट कुछ केसेस में हमने ऑब्जर्व किया कि सुकुमार घृत की मात्रा बस्ती पुरुष इस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एवं वाजीकरण में काफी अच्छे से काम करती है। तो सुकुमार घृत है, ब्राह्मी घृत है, कुष्मांड है, या कल्याणक घृत है, पंच घृत है, जिसमें आपके घृत का सिलेक्शन ऐसे होना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीवनीय भ्रूणीय गण के द्रव्य हो और इसी के साथ तिक्त रस भी हो। तो आप महातिक्त तिक्त का भी उपयोग कर सकते हैं। तो तिक्त रस से दीपन पाचन काम अच्छा होगा, पाचन द्रव्य, पाचन क्षमता अच्छी होती है ना तिक्त रस में, तो पाचन ठीक से हो जाएगा। तो हमने विरेचन है तो एक प्रकार से थोड़े से शोधन अच्छे से करेंगे तो आगे शुक्रल द्रव्यों का, वाजीकरण के द्रव्यों का उपयोग अच्छा होगा। ऐसे इसी दौरान आप पेशेंट से एंजाइटी रिलीवेंट जो भी ड्रग्स है लाइक ब्राह्मी का उपयोग करिएगा, शीलाजितु का उपयोग करिएगा, अश्वगंधा बहुत हाई लेवल पर जाकर बहुत अलग तरीके से काम करता है। हर प्रकार से अश्वगंधा बेस्ट है, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, एंटीऑक्सीडेंट है, एफ्रोडोसिक है। तो अश्वगंधा बहुत सुंदर तरीके से काम। इसके साथ साथ शुक्र धातु का बल बढ़ाने वाले दूध, घृत, नवनीत, ऐसे होलसम डाइट, और जैसे फिर गेहूं है, खजूर है, शतावरी एंड नट्स के कुछ प्रकार है, ऐसे सब कुछ उसमें हाई क्वालिटी एंड फर्स्ट क्लास प्रोटीन वाले सोर्सेस आप इसमें ऐड, थोड़े से फैट भी हो, डाइटरी फैट मतलब घी के रूप में हो। एंड देखिए इसमें ये हार्मोन, मैंने अभी टेस्टोस्टेरोन की भी बात की थी कि टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण भी होता है आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे महिलाओं में कॉमन है वैसे पुरुषों में भी है। हम लोग उसको रूल आउट नहीं कर पाते कि पुरुषों में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हम लोग बस वही स्पर्म पे ही स्पर्म काउंट को बढ़ाना है। तो स्पर्म काउंट तो बढ़ेगा कब, जब आपका अच्छे से बाकी सारे फैक्टर्स ठीक होते हैं। तो ये जो हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन्स है, का जो मेन प्रिकर्सर होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल, यानी अगेन फैट। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बहुत ही कम नहीं होनी चाहिए। आज हम दिन घी मत खाओ या तेल मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा बढ़ेगा, अरे बट थोड़ा सा तो प्रॉपर उसमें रहने दीजिएगा कोलेस्ट्रॉल। तो इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को लेकर ज्यादा बवाल जो मचा है कि कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में तेल घी का सेवन करना जरूरी है, क्योंकि इसी से फैट से ही आगे फैट स्टोरेज विटामिन का होता है, फैट से ही, कोलेस्ट्रॉल से ही हार्मोन्स बनते हैं। और अगर ये बहुत ही कम मात्रा में हो, इट में लीड टू ये इम्पेयर्ड फंक्शन की तरफ चला जाता है। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल आप थोड़े से एक्स्ट्रो मतलब रहने दीजिएगा, और इसके लिए जो भी सोर्सेस अवेलेबल है उसका प्रयोग करना है। ऐसे इसी में जो एक एंटी स्टरलेटिव विटामिन के रूप में माना जाता है विटामिन ई, बहुत ही अच्छे से हेल्पफुल रहेगा दोनों के लिए, पति पत्नी दोनों के लिए। बट खास करके ये सेक्सुअल वाइटिलिटी एंड फर्टिलिटी को बढ़ाता है, तो आप मतलब मनुष्य में ही बढ़ा, दोनों में इसका प्रयोग जरूर करवाइएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाकर जो टिश्यू की स्ट्रेंथ है इसको बढ़ाता है। इसी के साथ साथ हमें विटामिन बी जो वेसल्स को डायलेट करता है और ये ब्लड फ्लो बढ़ाता है। तो हमने देखा ना इरेक्शन में किस प्रकार की विकृतियां होती है, कभी जल्दी हो जाता है, कभी देर देर से होता है। तो समय पर होना है, तो समय पर होने के लिए भी हमें, या जहाँ पे नहीं हो रहा है, बहुत ही लेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रक्त धातु का सप्लाई कम है, जैसे कि जो भी क्रिया होती है ना शरीर में, उस समय शरीर का जो सारा अट्रैक्शन होता है उस सिस्टम की तरफ बढ़ता है। अगर आपने खाना खाया तो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ता है। इस संयोग की क्रिया में है, तो आपके शरीर के इन ऑर्गन्स की तरफ रक्त प्रवाह बढ़ना उचित है या बढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो वहां पे ऑर्गन्स जितनी अच्छी क्षमता से काम करने चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए हमें उनको उस तरीके से सोचना, यानी बढ़ाना है, रक्त प्रवाह अच्छा हो। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे विटामिन जो डायरेक्शन का काम करते हैं, फ्लश करते हैं, वो यहाँ पे अच्छा रोल निभाएंगे। जैसे जिंक भी है, जिंक ये मेल इनफर्टिलिटी से बहुत ही ज्यादा इससे भी जुड़ा है। लो जिंक लेवल के कारण भी क्लैब में इम्पोर्टेंस होता है, और जैसे इंटरेस्ट कम होना, स्पर्म काउंट भी कम होता चला है।
तो हमें जिंक की मात्रा डेली जो रिकमेंडेड है 100 मिलीग्राम की मात्रा में तो बिल्कुल हमें लेना चाहिए। देखिए ये मैं सारा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमें अलग खान पान के सोर्सेज देंगे ना, इनमें इन सभी का होना जरूरी है। केवल मकर ध्वज दे दिया, केवल और क्रोच बीज दे दिया, शुक्र मातृकवटी दे दिए तो गया, ऐसा नहीं है। तो हम हमारा पूरा प्रोटोकॉल हमें ऐसे बनाना है कि जो क्लैब्य के हर लेवल पॉइंट ऑफ पर विचार करेगा। नेक्स्ट है विटामिन सी। भी बिल्कुल ये भी एक प्रकार से इम्यूनिटी के साथ भी एसोसिएटेड है, इस प्रकार से ये स्पर्म मोटिलिटी को भी बढ़ाता है। एंड बिल्कुल विटामिन सी के आहार में होना चाहिए, अलॉन्ग विथ विटामिन ई और बाकी विटामिन के साथ साथ इसका भी आपको जरूर इसमें रहे। नेक्स्ट है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड ये एक्चुअली ओरिन फंक्शन को ज्यादा ये करता है, फिर इसी के साथ साथ ये स्पर्म प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देता है। तो ये भी हमें देखना है। प्रोटीन है, गाजर, सेलेनियम है, जो मूली एंड ऐसे सभी जो ये होते हैं ना, चुका वगैरह ऐसे सब्जियों में भी ये होता है। सो बिल्कुल इस प्रकार सभी विटामिन का भी सोर्स अच्छे से रहे। इसी के साथ साथ जो आयुर्वेद में गार्लिक, लहसुन, प्याज ये थोड़े से उत्तेजक माने गए, गार्लिक वगैरह, तो गार्लिक का तो प्रूवन है, तो वो खान पान में आप जरूर पेशेंट को लगाइएगा, जो जाकर नसों को मजबूत बनाता है गार्लिक। एंड ये नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छा प्रमोट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और रसोन वटी हमें पता है कि किस प्रकार से नर्वस सिस्टम लाइक पैरालिसिस है, पैराप्लेजिया है, इन सभी में बहुत अच्छे से रोल निभाती है। तो इसीलिए इसका भी आप पेशेंट के आहार में जरूर थोड़े से ऐसे टाइप के स्पाइस डाउन करें, जो जाकर धातु लेवल पर भी काम करेंगे, आम पाचन भी करेंगे, दीपन भी अच्छे से इनका हो जाएगा। ठीक है, ये सारा मैं बता रही हूँ। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं आगे। जैसे हमें जैसे अगर जो भी हेतु मिल जाता है, स्ट्रेस लेवल है तो हम शिरोधारा, शिरोपिच्छ की तरफ मुड़ेंगे, जो नेचुरली हील करेंगे उन दोनों पति पत्नी के मन में जो भी कोई भी दोनों एक दूसरे के प्रति हो या किसी भी कारणवश हो, जो भी स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगा, उस स्ट्रेस फैक्टर को भी रिलीव करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें और क्या क्या विचार करना है। दीपन पाचन का विचार हमने किया, इसमें विवेचन किया हमने, मानसिक भावों का विवेचन किया। अभी हमें दृष्टि मिल जाती उसकी तरीके से विचार करना है। सो अगर शुक्र क्षय लग रहा है आपको, तो शुक्र क्षय लगता है तो टिपिकली आपको मैंने जैसे बताया, आप को बढ़ाइए। इसमें आप बस्ती का भी उपयोग कर सकती है। अलग अलग टाइप के जो खास बस्ती बताए गए, मांस रस की बस्ती है, बस्तांद बस्ती है, भी आप उपयोग कर सकते हो। फिर आगे जैसे अलग एक मुस्तादी यापन बस्ती है, जो बहुत ही थके हारे या पुरुष और क्षीण पेशेंट उनमें हमें इस मुस्तादी यापन बस्ती का रिजल्ट अच्छा मिलता है। ये ऐसा नहीं है मुस्तादी यापन बस्ती ये केवल जरानाश के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग इसको एज अ पार्ट ऑफ अवर ट्रीटमेंट कैन यूज फॉर वात शमन, रसायन और वाजीकरण। एंड जैसे इसमें सारे जो भी द्रव्य डाले गए ना, आप इसमें दूध का प्रयोग करेंगे, आप इसमें बला द्रव्य है, एंड देन मधुर रस वाले जीवन, ये मधुप वगैरह का प्रयोग करना है। तो इन सभी के साथ ही आपको ये अस्थि मज्जा धातु लेवल तक जाकर इफेक्ट देता है। थिक तरस भी काफी अच्छे से सेल इम्प्लांटेशन के लिए, एंड थिक तरस ये अस्थि मज्जा पाचक होता है, तो अस्थि मज्जा लेवल तक जाकर ये काम करता है, और आगे अस्थि मज्जा से ही शुक्र धातु बनना होता है। तो इस प्रकार से ये सारी बातों को हमें सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट वात शमन के लिए हम इसमें पिंड स्वेद, षष्टिकशाली पिंड स्वेद का भी सुंदर रिजल्ट मिलता है। एंड अगर आप इसको पूरी शरीर पर अप्लाई करते हो तो एक प्रकार से मतलब जो सर्कुलेशन भी इंप्रूव हो जाएगा, नाड़ियां, वात संस्थान, ब्लड फ्लो को प्रमोट करना, सारे रिजल्ट्स आपको षष्टिक से शाली पिंड स्वेद के साथ जाते हैं। स्नेहन एंड पिंड स्वेदन, जो मतलब स्नेहन स्वेदन के सारे लाभ मिलेंगे, वात का अनुलोमन होगा, एंड त्वचा, कांति, तेज, बल, वर्ण, ओज, सब कुछ इसमें सुरक्षित रहेगा। एक केस में मैंने अभी बताया था ना, सुकुमार घृत की मात्रा बस्ती। सुकुमार घृत जो पीसीओडी या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में यूज करते, तो इसमें खास करके ये भी है, एरंड तेल भी डाला गया है, एंड दशमूल है इसमें सुकुमार घृत में, जो वातशमन का काम करता है। एरंड तेल अच्छे से एक उष्ण वीर्य के साथ काम करता है, और ये स्त्रोत अवरोध को दूर करता है, वात कफ का भी शमन करता है, तो इसलिए वातानुलोम प्रमोट करता है। सो इस प्रकार से सुकुमार घृत की मात्रा बस्ती अगर आप देते हैं, तो जैसे अलग अलग बस्तियों का उपयोग, पूरी ट्रीटमेंट आप लोग प्लान कर
4-6 महीने की, तो हर महीने में अलग टाइप की बस्ती का ट्राई करिएगा, ताकि पेशेंट भी थोड़ा खुश होता है कि हम लोगों को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। एक ही दवा देते हैं तो पेशेंट भी बोर हो जाता है, कंटाला उसको आता है। फिर हम अपने विचार से इसमें जैसे सुकुमार होता है, फिर हम महानारायण तेल है, चंदन बला, अश्वला, तेल, मात्रा बस्ती इंस्टेंटली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाकर फास्ट रिजल्ट देती है। हाँ, आप चाहे तो इसके लिए आप पहले आपके जो भी क्षेत्र पर काम करना है तो अनुवासन और नीरू का प्रयोग पहले कर लीजिएगा, एंड देन आपको केवल मात्रा बस्ती, अलग अलग टाइप के मात्रा बस्तियों का प्रयोग आप करते रहिएगा। जैसे मुस्ता है, दी अपन बस्ती का हमने प्रयोग कर लिया, उसके बाद में आपको ये दे सकते हैं, बला अश्वगंधा का या इसका। अभी औषधियां कौन सी यूज करनी है, तो मुझे लगता है कि काफी औषधियां है, हमें अपना अपना खुद का इसमें कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे मुझे मुझे खुद को ऐसे लगता है कि इसमें जो सारे पाक कल्पना है, बादाम का पाक है, एक पाक है, और आम्र पाक भी इवन बहुत अच्छे से, आम आम के दिनों में आम खाने को लगाई, शुक्र धातु बहुत अच्छा बढ़ता है आम के पाक से, बादाम पाक से होता है। एंड कपी कच्छू का चूर्ण है, इसमें बिदारी का चूर्ण डाल सकते हैं, त्रिफला चूर्ण डाल सकते हैं, अम्लकी का चूर्ण, ऐसे ये पावरफुल एंड इजीली अवेलेबल एफ्रोडोसिक चूर्ण है, जो आपके टेस्टोस्टेरोन, कपी कच्छू टेस्टोस्टेरोन लेवल तक जाकर काम करता है। कभी कच्छू मास धातु यानी मास लेवल को, स्टेमिना को बढ़ाने का भी काम करता है। इवन इट हेल्प टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ। लिए कॉमनली जो एथलीट्स होते हैं ना, जो खिलाड़ू होते हैं, खिलाड़ू काफी मात्रा में च्यवनप्राश आदि सभी आयुर्वेदीय कल्पनाओं का प्रयोग करते नजर आते हैं। और ऐसे में इन सभी में भी कपी कच्छू, अश्वगंधा, ब्राह्मी और ये सारे हमारे जीवनी गण के द्रव्य जरूर होते हैं। तो इसीलिए ये जो है सुंदर तरीके से काम करता है एज ए सप्लीमेंट, एंड इसमें कैपेसिटी भी बढ़ा देता है, ये वात शमन भी कराता है, और डिप्रेशन वगैरह सब कुछ इससे है। तो मुझे लगता है कि कभी कच्छू तो प्रूवन ड्रग है, ना केवल टेस्टोस्टेरोन पर काम करेगा, बट इट विल आल्सो प्रमोट द स्पर्म प्रोडक्शन को भी हमें आना है। और फिर बाकी स्पर्म के जो भी फैक्टर्स होते हैं, लाइक उसको वॉल्यूम, उसकी मोटेलिटी है, तो ये भी सिग्निफिकेंट मात्रा में इसमें कार्य करता है, इसको यूज कर सकते, सिग्निफिकेंटली ये प्रूवन ड्रग है। नेक्स्ट मैं इसमें जरूर बताना चाहूंगी कोच बीच का। कोच बीच का चूर्ण हो या कोच बीच, ये एक जीरेटिक टॉनिक है, वृद्धावस्था को जल्दी नहीं आने देता है। कोच बीच एक्चुअली हम लोग उपयोग में ज्यादा करते हैं पार्किंस में, वात नाड़ी संस्थान की व्याधियों में, एमएनडी, लोअर मोटर न्यूरॉन डिसीजेस में है, और बाकी भी इवन आप मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस में भी इसका उपयोग करते हो। तो कोच बीच ये भी एक प्रूवन फॉर्मुलेशन है। आप इसके टैबलेट्स आपको मिल जाते हैं, कैप्सूल्स आपको इसके मिल जाते हैं आराम से, एंड आप इसको दे सकते हैं, या फिर अपना अपना खुद का कॉम्बिनेशन बनाकर भी आप दे सकते हैं। जहां पर पेशेंट में डायबिटीज विथ इनफर्टिलिटी है, वहां पे चंद्र प्रभावटी और कोच बीज जैसे कल्पों का रिजल्ट अच्छा मिलता है, क्योंकि ये एडिशनल जो क्लेद है इसको हटा देता है। एंड सो बिल्कुल ये अच्छे से इसमें काम करता है कोच बीज, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। प्रभावटी ऐड करिएगा, अच्छे से ये मतलब जो थकान दूर, और क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट में थकान बहुत सी होती है, तो थकान को भी ये दूर करते हैं, फिर इसको दूर करने के लिए इसका अच्छा रोल होता है। तो मुझे लगता है कि ये क्लेब की एक बहुत ही अच्छी सी दवा है। आगे फिर हमारे पास शुक्र मातृ, शुक्र वल्लभवटी, ऐसे भी कुछ बहुत अच्छे से कल्प है जो जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। मूसली पाक है, सुपारी पाक है, ये भी काफी उपयोग में लाते हैं। बट इसके साथ पेशेंट को डेली स्नेहन, थोड़ा सा स्वेदन ये बता दीजिएगा। देखिए मानसिक क्लैब्य भी एक प्रकार का होता है, इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया है। क्लैब्य, दोषज क्लैब्य, मानसिक क्लैब्य को मानसिक उपचार से हटाना है। दोषज क्लैब्य के लिए हमने विरेचन या शोधन करना है। शुक्र क्षयज के लिए हम लोग शुक्र धातु को रसायन वाजीकरण से बढ़ा देंगे। व्याधिज क्लैब्य के लिए हम लोग व्याधि को दूर करेंगे, जहां पे जो भी व्याधि मिल जाता है, अगर कोई डिसीजेस है तो वहां पे आपको प्रॉपरली सूक्ष्म त्रिफला, चंद्रप्रभा, गंधक रसायन ऐसे द्रव्यों का उपयोग करके उसको कम करना है। अगर कुछ आघातजन्य स्थिति मिल जाए, ट्रॉमेटिक स्थिति मिल जाती है, तो वहां पे हमें नर्व सप्लाई को बढ़ाना है। तो ये इस प्रकार से आपको अलग अलग तरीके से इसमें विचार करना है कि हम
इसमें उपयोग में क्या क्या द्रव्यों का उपयोग आप कर सकते हो। तो ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और भी हमारे द्रव्य है बहुत अच्छे से काम करने वाले, जिसमें तो नाम आता ही है। गोक्षूर भी खूब सुंदर तरीके से काम करता है। तो गोक्षूर, कपी कच्चू, मूसली, बला, इन सभी का अपना अपना कॉम्बिनेशन बनाइए आप, या फिर आप जो भी घृत कल्पना, काढ़ा कल्पना जो भी बताएंगे पेशेंट को, इसमें ये ऐड ऑन करवाइएगा। अश्वगंधा घृत डेली खाने में रखे। अश्वगंधा लेह दे सकते हैं। लोकल एप्लीकेशन तेल का, तो पेनिस को लगाने के लिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट को श्री गोपाल तेल का रिजल्ट मैंने खुद से अच्छे से देखा है। तेल आप डेली मतलब एक स्नेहन के रूप में लगाने को, लोकल लगाने को दीजिएगा। इसमें बला तेल भी दिया जा सकता है। इवन पेशेंट बहुत ही ज्यादा थका हारा सा या कृश लगता है, तो चंदन बला 101 कैन बी गिवन एज अ न्यूरोटॉनिक के रूप में भी आप इसको दे सकते हैं। एक दूसरा मैं कॉम्बिनेशन हमेशा बताती हूँ, उड़द की दाल, ब्लैक ग्राम जरूर दे। उड़द माश का चूर्ण, उड़द की दाल का चूर्ण, इसमें कपी कच्चू चूर्ण डालिएगा। एंड फिर इसमें विदारी कंद का चूर्ण डालिएगा, बला चूर्ण डालिएगा, अश्वगंधा चूर्ण, और ये पाउडर ही बनाकर रखिएगा घर में। और जब भी पेशेंट को दूध पीना है तो उसमें ये पाउडर जरूर डालकर पिए। इवन दो आप इसका लड्डू जो बनते हैं, अलग से छोटा लड्डू बनाकर रख सकते हैं, जिसमें गोंद है, गुड़ है, कपी कच्चू का है, और उड़द का आटा है, ये शतावरी अश्वगंधा चूर्ण है, विदारी कंद पाउडर है। ऐसे आप पूरा अच्छे से भून कर इसका छोटा लड्डू बनाकर रखिएगा। रोज लड्डू दूध के साथ खाने को लगाइए। आपका पेशेंट का 2 महीने में निश्चित रूप से स्पर्म काउंट बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, मानसिक रूप से भी पेशेंट अच्छा हो जाएगा, और निश्चित रूप से आपको पूरी ये कि पेशेंट का जो भी डिबिलिटी है, क्लैब्बे है, वो कम होने के लिए मदद मिल जाए। इसमें घी दूध का प्रिपरेशन बहुत अच्छे है। और जो हम लोग गर्भावस्था में महिलाओं को खिलाने को देते हैं ना, अलग अलग तरीके की खीर खाने को बताते हैं, तो इन सभी खीर का भी बहुत अच्छा रोल है। च्यवनप्राश वगैरह, देखिए च्यवनप्राश भी, च्यवनप्राश खाने से मतलब ऐसा नहीं है कि च्यवनप्राश खा लिया तो बल बढ़ गए। उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता भी शरीर में होनी चाहिए, तो अग्नि को करेक्ट करे। इसमें एक और ड्रग बहुत सुंदर काम करते हैं, वो है शिलाजितु। मेनली मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के का उपयोग किया जाता है। शिलाजितु को बोलने की जरूरत ही नहीं, आयुर्वेद के लोग नहीं तो पूरे बाकी मेडिकल फैटर्निटी के लोग भी शिलाजितु का उपयोग करते हैं। मतलब बिना कुछ बोले, बिना कुछ जानकारी लिए, या जिनको पता भी नहीं है, वो भी लोग इसका जरूर उपयोग करते हैं। सो इस प्रकार से मुझे लगता है ये सारे द्रव्य, सारे कल्प इस ऐसे केसेस में, ऐसे मामले में बहुत अच्छे से उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये मैंने मेरी तरफ से बताया है। अभी आप बताइए मैम, शुभ्रा जी, डॉक्टर तरुण गुप्ता जी, आपका भी कुछ अनुभव है तो बताइए। नमस्ते सभी को, बोलिए मैम। डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर प्रीति, मंदाकिनी जी, डॉक्टर अमित, डॉक्टर प्रीति बोलिए। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम इसमें अकरकरा का भी कोई रोल रहेगा? मतलब मेरा एक पेशेंट था, उसके लिए फिर मैंने थोड़ा स्टडी करके देखा, तो अकरकरा का भी काफी ज्यादा रोल दिखा रहे थे। अकरकरा, तुलसी, इस टाइप से। और डॉक्टर का ना नर्वस, वानरी गुटिका जो यस, आता है। नर्वस टॉनिक के रूप में काम करे, अक्कल कारा। और क्या बोला मैम, तुलसी? यस मैम, तुलसी बीज था। और ये वानरी गुटिका था मैम। वो वानरी गुटिका में भी मेनली अकरकरा ही यूज करते हैं, और ये कपी कच्छू ऐसा था उसमें। यस मैम, बिल्कुल, ये वानरी गुटिका भी काफी अच्छे रिजल्ट देती है। यू कैन यूज इट, आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल। मैम देखिए, मेडिसिन हमारे पास 50 तो मेडिसिन है कम से कम, आप काउंट करने लगेंगे तो। बट अभी कहाँ पे क्या यूज है, ये तो अपने अपने मतलब पेशेंट के जो भी कारण है, इसके हिसाब से हमें यूज करना पड़ेगा। बोलिए बोलिए, सारे लोग बोलिए। बाकी लोग भी
और कुछ बोलिए मैम प्रीति जी। नहीं मैम, मेरा अभी रिसेंट केस आया था तो मैंने उसको एक तो ये क्या बोलते हैं ब्राह्मी बटी दी है, थोड़ा मतलब ये इसके लिए कि मतलब थोड़ा स्ट्रेस कम हो। और बाकी अश्वगंधा दिया था, गोक्षुर दिया था हम्म। मैम मैंने। तो मैं इसलिए हम्म। मैंने आपसे मतलब ये केस के लिए पूछ रही थी, तो रिसेंटली केस आया था अच्छा, क्या तभी एज मैं थी आकर पेशेंट की? करंटली पूछ रही थी। अच्छा, यस मैम। एज थी पेशेंट की? मैम एज होगी 32 35 ऐसे ही मैम। ये वो थे मेरा क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी का पेयर है तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है मैम इनमें। फीमेल के फैक्टर्स भी सारे ओके हैं, मेल की तरफ से स्पर्म काउंट स्पर्म मोटेलिटी ओके है। तो फिर जब मैंने अच्छे अच्छा। से डीप हिस्ट्री लिया तब मुझे पता चला कि मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है। तो फिर वो जो है ना यहाँ पे मूर्ति बनाते हैं, तो हम्म। मूर्ति में जो वो संगमरमर जो मार्बल का मूर्ति बनाते हैं उसमें काम करते हैं। तो शायद पहले ठीक था उनका, मतलब सेक्सुअल लाइफ के हम्म। बारे में पूछा था ठीक थी, बट अभी थोड़े साल से ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तब मुझे लगा कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स है शायद वो भी एक रीजन बन रहे हैं उनका ये इनफर्टिलिटी के लिए। मतलब दोनों में कुछ तनाव है क्या, क्या है? नहीं नहीं मैम, मेल की तरफ से स्ट्रेस का ही फैक्टर मिला मुझे। हम्म। मैम शिरोधारा कुछ किया आपने? शिरु पीछू शिरोधारा? नहीं मैम, अभी तो पेशेंट फर्स्ट टाइम आई है तो जस्ट मैंने मेडिकेशंस देख के दीपन पाचन किया आपने? नेक्स्ट। अस्थि मज्जा पाचन किया? यस मैम, दीपन आरोग्यवर्धिनी दिया है मैम मैंने उसको। ठीक है। ठीक है, तो शिरोधारा पे जाइए मैम, शिरोधारा का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा दिखता है तो आप शिरोधारा पे जरूर विचार करिएगा। ओके मैम। और मंदाकिनी जी, शुभ्रा जी, तरुण जी, क्या यूज करते हैं आप लोग? क्या यूज करना चाहते हैं इसमें, डिसफंक्शन में? क्या यूज करना चाहिए? व्हाट यू थिंक डॉक्टर्स प्लीज? इरेक्शन यानी कमजोरी, नसों की कमजोरी। तो मतलब कमजोर या ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो इसके कारण जब चाहे वो ये नहीं होता, इरेक्शन समय पर नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल कमजोरी ही इसका कारण है। वॉट एवर नर्व वीकनेस हो, ब्लड सप्लाई कम हो, धातु का बल कम है, तो वो बल बढ़ाना यानी वाजिब चिकित्सा ही आयुर्वेद के तरीके से इसमें ज्यादा फायदेमंद हो। बोलिए मैम। डॉक्टर दीप्ति प्लीज। मंदाकिनी जी बोलिए, क्या बनाया आज संक्रांति का? डॉक्टर गरिमा। मैम खिचड़ी बनाई थी आज। हाँ, हाँ हाँ हाँ। हाँ, उधर खिचड़ी खिचड़ी चलती है। है, दही। हाँ, और फिर वो यहाँ पे मतलब वो तिलकुट वगैरह मिलता है, हाँ, रेवड़ी है। तिलकुट। हाँ, मूंगफली वगैरह, ये यही यस। सब चलता है मैम। यही सब खाया है। बाजरे की रोटी वगैरह, बाजरे की रोटी या कुछ? ये तो आज के दिन तो स्पेशल नहीं बनता, आज के दिन तो मतलब खिचड़ी बनती है। बाजरे की रोटी तो ऐसे पूरे महीने ही बनी है, ठंडियों में नवंबर दिसंबर नहीं। बनी अच्छा, रही थी। आज नहीं बनी। तो आज तो तिल की यही रोटी दिन है बनती है, स्पेशल तिल की खिचड़ी रोटी? दही। तिल की रोटी नहीं मम्मी मैम, यहाँ नहीं बनती। हाँ, जो खाते होंगे वो बनाते होंगे, मतलब हम लोग तो नहीं महाराष्ट्र में बनाते। बनाते, तिल और गुड़ की रोटी बनाते हैं। जैसे लड्डू अच्छा। बनते हैं ना तिल गुड़ के, वैसे रोटी बनती है। हाँ, लड्डू तो मैम यहाँ पे हम लोग के जो तिल के लड्डू, काले तिल के लड्डू, फिर कुआ तिल और खोआ के डाल करके वो वाले लड्डू, फिर हम्म। ये क्या नाम है इसका, खजूर, गुड़, हम्म। तिल, इसके भी इसका भी पाक करके बनाते हैं वो लोग, गोल गोल टिक्की टाइप की। टिक्की अच्छा। वगैरह जो होती है वो सारा कुछ बनता है। कल मैम उनका जो हमारी जो पेशेंट है ना, ग्रेविडा हम्म। प्रेगनेंसी, जिनकी ग्रेविड प्रेगनेंसी है, हम्म। सेकंड ग्रेविड है ना पेशेंट, हम्म। उनका कल कुछ नक्षत्र करूंगी मैं। तो मैम मैम यहाँ पे तो वो जीवनीयगढ़ और क्या नाम है, दूसरा वाला जो बताया था ना आपने, रजा स्थापनीय गण, उनकी तो कोई हम्म। दवाइयां नहीं मिली, बस ब्राह्मी शंखपुष्पी मिल गई है, लक्ष्मणा मिल गया, और एक और मिल गया है, शिवलिंगी बीज मिल गया है, तो बस उसी मिल का गया है चूर्ण ना? पीस करके। हाँ, बस ये चार ही मिले हैं। बाकी प्रियंगु अच्छा। एक रखा ही है मेरे पास। ये चार हाँ पांच हाँ। चीजें मिली हैं, इन्हीं को सोच रही हूँ पाउडर बना करके और खीर में डाल के खिला देती हूँ। और बटशू भी मिल गया है मेरे को। मिल गया तो है। कल नस्य करा देते हैं उनका, ठीक है हम्म। मैम, फिर बताते हैं।
बताइएगा। ठीक है और मैम वो जी। किस ये अच्छा नेहा जी करके एक गरिमा, डॉक्टर गरिमा की केस थी शायद, वो आए नहीं गरिमा जी, वो उनका नेहा जी करके आई थी ना उस दिन डिस्कशन में आई थी ना वो पेशेंट, वो भी। मैम आप क्या यूज करते हैं उधर मेल इनफर्टिलिटी के केसेस में? मैम इधर तो वो बानरी कल्प वगैरह है वो, और एक सांडू का भी आता है, वर्जिन एक्स करके कुछ आता है, वो है। बाकी फिर कौन चीज है, अश्वगंधा है। मैम मेरे तो जो पेशेंट में च्यवनप्राश भी दे दो तो वो जो ईडी वाले हैं, शुरुआत होती है ना, जो ये जो ये होते हैं ना इंजीनियर्स वगैरह दिन भर बैठे रहते हैं, तो इन लोगों में अगर च्यवनप्राश भी दे देती हूँ ना तो भी इनका ईडी ठीक हो जाता है। थोड़ा सा एक दीपन पाचन विरेचन करा के फिर च्यवनप्राश चलवा देते हैं तो वो भी ठीक हो जाता है। हाँ हाँ होता है मैम, एक्चुअली ना थोड़ा सा शोधन करके देते हैं ना शुक्रवर्धन के लिए, तो ज्यादा बेहतर होता हाँ, है। तो साथ देंगे। में अश्वगंधा कैप्सूल लगा देती हूँ तो अच्छा। अश्वगंधा कैप्सूल, और ये क्या नाम है, ये कैल्शियम वाले जो टैबलेट होते हैं, अस्थि पोषक बटी वगैरह भी दे देते, ऐड कर देते हैं। ब्लड टेस्ट अस्थि वगैरह भी पोषक। करा लेते तो कहीं विटामिन डी वगैरह भी अगर कम होता है तो वो भी जोड़ करके हो जाता है मैम सही। हाँ मैम इसमें ना विटामिन का भी देखिए, जिंक वगैरह फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी अभी इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बताया कि किस प्रकार से ये सारे तत्व काम करते हैं, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जी मैम। और बोलिए शुभ्रा जी, डॉक्टर विवेक अवस्थी, डॉक्टर दीप्ति, सारे हमारे वैद्य लोग अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे, आप किस प्रकार से विचार करते हैं मेल इनफर्टिलिटी को कैसे ट्रीट करना चाहिए? बोलिए डॉक्टर दीप्ति। बोलिए डॉक्टर प्रीति, और कुछ? आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया है कैसे विचार। देखिए मैम अलग, हर एक केस अलग होती है, हम ऐसे हर केस में ये कुछ ऐसे होता है ना कि ये शुक्रवल्लभ वगैरह, तो वो तो ओवरऑल चल ही जाते हैं, बट हमें थोड़ा सा उसकी प्रकृति, दोष, अग्नि बल सभी को ध्यान में रखते हुए औषधि की योजना चाहिए। डॉक्टर स्मिता जी, डॉक्टर स्मिता देशमुख बताइए। आज त्योहार के कारण थोड़े से लोग कम है शायद। का तो मैम दूध के सारे विकल्प तो आप जरूर खान पान में रखें, अभ्यंग सब कुछ। देखिए एक बार अपने पेशेंट को हाथ में ले लिया तो मुझे ऐसे लगता है कि हर तरीके से विचार करें, केवल वो मतलब केवल स्पर्म या उस पर नहीं विचार करना है, तो ओवरऑल पेशेंट की छोटी मोटी जो भी समस्या है ना उस पर भी काम करेंगे, उसको भी हम लोग अगर आप अलग अलग ये कर लेते हैं तो वो भी कम हो जाता है पेशेंट का। और कहीं ना कहीं अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन के कारण भी पेशेंट बात की विकृति है, तो ये सभी कारणों का भी विचार करना होगा ना, ऐसा नहीं है कि केवल आप। Yes, बोलिए ma'am. बोलिए। यस। Um, मैम एक आप नेक्स्ट में वो कुबेराक्षवटी के बारे में बताएंगे, हम्म। उसका मतलब फॉर्मेशन, क्योंकि मिलता नहीं है मैम आप कहाँ से जनरली, हैं और डॉक्टर दीप्ति? उसका यूजेस बहुत ज्यादा है। आप कहाँ से डॉक्टर? आपको चाहिए क्या कुबेराक्षवटी? आप कहाँ पे यूज करना चाहती है? एबनॉर्मल डीयूबी में कुबेराक्षवटी का अच्छा रोल होता है मैम, और हार्मोनल इम्बैलेंस यानी पीसीओडी के
में ये ज्यादा चलती है कुबेराक्षवटी। डॉक्टर दीप्ति, अभी किसी ने पूछा, मुझे बताइए। राजवेद कंपनी की आती है कुबेराक्षवटी। विद्यानंद की भी आती है पीसीओडी में, और इसमें काफी चलती है। इवन सिस्ट में यूज कर सकते हैं आप इसका। और फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए भी, नॉर्मल प्रेगनेंसी यानी इनफर्टिलिटी के लिए भी आप कर सकते हो यूज इसको, कुबेराक्षवती को। पीसीओडी में ज्यादा यूज करते हैं लोग, जहाँ पे डिसफंक्शन होता है वहां पे। इज इट ओके डॉक्टर दीप्ति? मैम उधर क्या चलता है बताइए, शुभ्रा जी, देशमुख जी, स्मिता जी, आप वहां पे क्या यूज कर, आप करना चाहती क्या नाड़ी का क्लास, मंदाकिनी जी? नाड़ी परीक्षा का क्लास करना चाहती है? को थोड़ा परहेज भी रखे टोबैको वगैरह से। हाँ चलिए मैम, आप फिर आप, नाड़ी परीक्षा वाला क्लास चालू करने वाले थे ना, क्या हुआ 15 से, फिर वो आपने नहीं किया? नहीं नहीं, आज एक्चुअली था मेरा, बट अभी थोड़ा और थोड़े मैं देख रही थी, खूब अच्छा बने करके मैं वेट कर रही थी रजिस्ट्रेशन हो जाए, मैम फिर मैं संडे मत स्टार्ट कर। रखिएगा प्लीज, संडे मिस हो जाता है हम लोग, मेरा तो मिस हो नहीं, जाता है, संडे संडे तो ही मुझे मिलता भी है इच्छा थोड़ा नहीं है, बाहर संडे जाना। तो मैं भी नहीं चाहती मुझे भी नहीं काम, मतलब ये नहीं करना है, तो बाकी काम होते हैं तो, बट अभी मेरा कैसे। ये संडे छूट गया, हाँ, आपका वाला छूट गया, फिर आधा देख हाँ पाई वो मैं, मैं, फिर भी मेरा आधा छूट ये गया। शाम के टाइम पे टाइम ही एडजस्ट नहीं हो पा रहा है ना एक्चुअली, तो इसलिए मैंने वो हाँ कल। डेमो थोड़ा सा मतलब चाहिए था, इसके लिए मैंने वो रखा था, नहीं तो मैं नहीं चाहती ऐसे संडे को नहीं। वो ये एक दिन तो समय चाहिए ना हमारे लिए भी, घर वालों के लिए भी, जी तो इसलिए मैं जी ऑफ मैम। ही रखती हूँ ज्यादातर, अभी थोड़ा बस इसके लिए रखा था मैंने। ठीक। ठीक है मैम, फिर आज के लिए रुकते हैं, चलिए आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं आज के त्योहार की, और फिर कल मिलते हैं। थैंक यू डॉक्टर मैम, दीप, आपको भी हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ डॉक्टर दीप्ति, आप ग्रुप में है क्या? ओके, चलिए फिर।